बहरहाल निशा के मन में जो बात खटक रही थी वो खटक गई। इतना सब सुनने के बाद भी निशा ने आगे पूछने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि जिस महिला से शादी करने की वो फ़ोटो उस महिला की फेसबुक पर पोस्ट हुई थी, दरअसल उस महिला का पति कोविड में साल भर पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और ये सच में शादी मनीष ने निशा से शादी करने के साल भर के भीतर ही इस महिला से शादी कर ली थी। और जब ज़्यादा बवाल हुआ, ज़्यादा पूछताछी हुई, तो ये पोस्ट ही डिलीट कर दी उस महिला ने। लेकिन निशा के मन में जो संदेह हो गया, वो संदेह उसके मन में बराबर बना रहा। नीलिमा उस समय बताती हैं कि मैंने निशा को कई बार समझाया कि वो सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे पास आता है, तुम ना नुकर करती हो, झगड़ा करता है और जैसे ही पैसे उसे मिल जाते हैं वो चला जाता है। ये हरकत ठीक नहीं है, ये लक्षण अच्छे नहीं हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। तुम लोग पति पत्नी हो, कोई ऐसा व्यवसायिक रिश्ता नहीं है कि वो सिर्फ पैसे लेने के लिए तुम्हारे पास आता है। इसके अलावा मैंने कभी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुना कि वो तुम्हारे पास रुकने के लिए आता हो। जब शादी हुई उस समय निशा मंडला में तैनात थी और उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। खाली मनीष से एक मंदिर में मनीष के दोस्तों के साथ मिलकर वो शादी कर ली थी। उसके बाद नीलिमा ने कहा कि भाई मेरा बहनोई है वो, हमें उससे मिलना चाहिए। ठीक है, मेरी बहन ने कोई बात रही होगी, किसी को नहीं बुलाया, शादी कर ली। तो शादी के तुरंत बाद ये उससे मिलने गई, उसकी बहन ग्वालियर। लेकिन वहाँ सिर्फ निशा मिली, वो नहीं मिला। एक अंगूठी नीलिमा ने उसको गिफ्ट की और उसके बाद वो वहाँ से चली आई। फिर भी इसके नीलिमा के मन में ये संदेह बना रहता था कि ये बात करने को तैयार नहीं हुआ। जब मैं पहुंची और बताकर पहुंची तो वहाँ से चला गया दूसरा बहाना बनाकर। और फिर भी मेरी बहन उस पर इतना यकीन करती है। 2 बार और नीलिमा ने ट्राई किया, लेकिन मनीष से उसकी मुलाकात नहीं हुई। नीलिमा ने बताया कि इधर कुछ दिनों से बहुत परेशान थी निशा। मैं जब फ़ोन करती थी तो वो अपनी परेशानी में या झुंझलाहट में बात करती थी। और एक बार उसने अपनी इस परेशानी और झुंझलाहट की वजह भी बताई। उसने कहा चलिए पैसे तक तो बात ठीक थी, जो कुछ हमारे पास पैसा रहता है जब भी वो आता है 10,000, 20,000, 50,000 मैं दे देती हूँ। लेकिन अब उसने नया काम शुरू किया है। उसने कहा कि अपने सर्विस बुक में या सर्विस रिकॉर्ड में तुम मुझे अपना नॉमिनी नियुक्त करो, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड में निशा ने अपनी बहन नीलिमा और उसके लड़के का नाम लिखा रखा था। उसने कहा नहीं, जब तुमने शादी कर ली हो तो लिखा पढ़ी में मुझे अपना नॉमिनी बना दो या लिखा दो, और वो कागज़ ला के मुझे दिखाओ या अपने साथ मुझे ले चलो, आपके ऑफिस में आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक करूँगा। इसके साथ साथ LICs की जितनी पॉलिसी और जितने बॉन्ड निशा ने ले रखे थे, उन सब में नॉमिनी के नाम पर अपना नाम यानी मनीष अपना नाम लिखवाना चाहता था। इसके लिए वो डराने का, धमकाने का, दबाव बनाने के सारे तरीके अपना रहा था। इस बात को लेकर नीलिमा थोड़ी परेशान हुई और उसने कहा ये काम अभी बिल्कुल मत करना, 1-2 साल बीत जाने दो, चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, तब ये सब करना। अभी किसी तरह से इसको टालती रहो। 25 तारीख को यानी इसी 25 जनवरी को
ये फिर आया। लेकिन इस बार निशा ने उसके आने की जानकारी नहीं दी अपनी बहन को, जबकि सामान्य रूप से उसके आने की जानकारी हमेशा निशा अपनी बहन को दे देती थी कि अब आया है, 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, पैसा मांगेगा, क्या करेगा, लेकिन कतई कोई जानकारी ही नहीं थी। बस 4 दिन पहले ये बताया था कि वो जब भी आता है वो कहता है कि मैं तब तक रुका रहूँगा जब तक कि तुम नॉमिनी में मेरा नाम नहीं लिखा देती। और फिर 27 तारीख को जब फ़ोन आया मेरे पास, तो ये पता लगा कि बहन की मौत हो चुकी है। और मैंने उसी समय, पुलिस वाले ने फ़ोन करके बताया था, मैंने उसी समय पुलिस वाले को बता दिया था कि मैं आ रही हूँ, तब तक इसका अंतिम संस्कार न होने पाए। मुझे बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इसकी हत्या हुई है। और बात समझ में भी आई, बात सही भी निकली। ये बात उसने बता भी दी और सारे पुलिस ने सारी जो कड़ी से कड़ी है वो बना भी ली। सारे कपड़े जो उसने वॉशिंग मशीन में धोकर ड्रायर में सुखा दिए थे वो सब भी बरामद हो गए। अभी पुलिस ने उसको कल शाम के समय तक हो सकता है जेल भेज दिया हो, क्योंकि परसों की ही बात है। आज की घटना देखिए, निशा और मनीष का विवाह एक बेमेल विवाह था। मैंने आपको कई एपिसोड्स में ये बताया है कि कुछ चीज़ें, कुछ तो सरकारी विधि विधान में, नियम कानून में लिखा हुआ है कि लड़के की शादी की उम्र ये और लड़की की शादी की उम्र ये होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी में, कम से कम उत्तर भारत में जितना मैं जान पाया हूँ, जिस बैकग्राउंड में मैं रहा हूँ, कि लड़का लड़की की शादी होने में उम्र की बात ज़रूर डिस्कस होती है कि कितना उम्र का अंतर है। एक बड़ी स्पष्ट एक चलन है, या यूँ कह लें कि एक अलिखित नियम है, अनरिटन सोशल कॉन्स्टिट्यूशन है कि लड़का लड़की के बीच 3 साल का अंतर ज़रूरी है। दूसरा जो अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि लड़की लड़के से एक भी दिन की बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है कि 3 साल से ज़्यादा का अगर अंतर है तो कुछ कंसीडरेशन के साथ इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन 5 साल से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़का पद पर है, लड़का पैसे वाला है, लड़के की बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, लड़के के पास कोठी कार सब कुछ है, तो चाहे वो लड़की से 15 साल बड़ा हो, शादी कर दी जाए। और जब जब ऐसी बेमेल शादियां हुई हैं, उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है, टूट गई हैं। 3 साल से कम अंतर वाली या 3 साल तक के अंतर वाली शादियों में जो सस्टेनेबिलिटी है या जो उनके टूटने का प्रतिशत है वो सिर्फ 3% है। लेकिन अगर अंतर 20 साल से ज़्यादा है तो ये करीब 92 या 95% है। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए। और बायोलॉजिकल कारण भी होंगे, तमाम और कारण भी होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो सोसाइटी ने अपने लिए बना रखी हैं, जिनका संविधान, विधि विधान, नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, वो ये है। और इस केस में, यानी आज की घटना के इस घटना में लड़की लड़के से 5 साल बड़ी थी। 2020 में 48 की उम्र में जब निशा ने शादी करने की सोची तो सबको ताज्जुब हुआ, उनके साथियों को भी, बैचमेट्स को भी, कि आखिरकार क्या हो गया, बहन को भी। लेकिन 20 में शादी हुई, 21 में पति की दूसरे महिला के साथ शादी की जो पोस्ट फेसबुक पर आई और निशा ने मनीष को बुलाकर पूछा
मनीष ने फौरन उस महिला के साथ, जिसके साथ वो फ़ोटो थी, जिसमें महिला ने क्लेम किया था कि हमारी मनीष की शादी हुई है, दोनों शादी के जोड़े में थे, मंदिर में थे, उसके बाद एक भोज जैसा कार्यक्रम था उसमें थे, तो मनीष ने फौरन उस महिला से ही निशा की बात करा दी। निशा ने इसको हंसी मजाक कह के या ये कह के कि आप इसको बिना बात के सीरियस ले रही हैं, बात कह के टाल तो दी, लेकिन वो दिन था कि निशा और मनीष के संबंध और खराब होते चले गए। निशा उसकी बात से उस समय तो उसने मान लिया कि हाँ हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन खटका उसके दिमाग में लगी गया था। और जैसे ही मनीष ने ये देखा कि अब इसके दिमाग में दूसरी बात पैदा हो गई है, उसने पैसे की बात छोड़कर सिर्फ ये दबाव बनाना शुरू किया। LIC के सारे जितनी स्कीम्स हैं उनके पास, और सर्विस रिकॉर्ड में पहले नॉमिनी के बतौर उसका नाम लिखाया जाए, बहन और उसके बेटे का नाम हटाया जाए। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि निशा को मरना ही था। जब मनीष को ये पता लग गया कि मेरी दूसरी शादी या दूसरे अफेयर के बारे में निशा को पता लग गया है और वो उसके साथ शायद नहीं रह पाएगा, तो निशा को अपने रास्ते से हटाना ही था। लेकिन उसने ये सोचा कि इसके पहले इसको अपने रास्ते से हटाएं, इसकी प्रॉपर्टी, इसका पैसा अपने कब्जे में कर लें। और इसीलिए वो बार बार नॉमिनी चेंज करने के लिए अपना नाम नॉमिनी में लिखवाने के लिए उस पर दबाव बनाता रहा। जैसे ही वो नॉमिनी इसको बना देती, वैसे ही उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। कहने का मतलब मरना उस बेचारी को था ही था, क्योंकि मनीष की नज़र इस 2021 में जिस महिला से शादी की थी, उसका पति कोरोना में पहले ही उसकी डेथ हो गई थी। निशा ने भी बहुत आगे की जांच पड़ताल नहीं की। मनीष ने भी शायद जल्दी जल्दी में उससे शादी इसलिए की कि अभी ताज़ा मामला है, पति का देहांत हुआ है और इसकी प्रॉपर्टी है, इसका पैसा है, सब पर मेरा कब्जा हो जाएगा जब मैं इसका लीगली वेडेड हस्बैंड हो जाऊंगा। इन सब के पीछे बात सिर्फ इतनी थी कि मनीष आपराधिक मानसिकता का आदमी था, उसे कोई प्यार व्यार नहीं था, दिल विल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी इस पूरे किस्से में। उसकी निगाह सिर्फ पद और पैसे पर थी, सिर्फ और सिर्फ पद और पैसे पर थी। और डेयरिंग भी था। वो जानता था कि निशा SDM है और किसी सरकारी किसी सरकारी कामकाज का वो अहम हिस्सा है और सारी सरकारी मशीनरी उसके पीछे पड़ जाएगी अगर कोई नुकसान वो निशा का करता है। लेकिन फिर भी उसने हत्या कर दी। इस सारी घटना में अफसोस मुझे सिर्फ इतना है कि निशा पढ़ी लिखी लड़की थी, महिला थी, कंपटीशन क्वालिफाई करके सक्सेसफुल होकर आई थी, जिम्मेदार पद पर थी और लगातार पहले भी जिम्मेदार पदों पर रही है। जमाने भर से मिलना जुलना वो उसकी मजबूरी है। SDM थी तो दिन भर में 10-20 लोग अपने काम से ज़रूर मिलते होंगे। SDM थी तो कोर्ट भी करती होगी, कोर्ट में वकील भी, मुद्दई भी, मौकिल भी सब उससे मिलते होंगे। और दूसरी बड़ी बात, SDM थी या तहसीलदार भी जब कभी नॉमिनेट किया जाता है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, हर दिन एक मजिस्ट्रेट को नॉमिनेट किया जाता है कि आज अगर ज़िले में या शहर में या सब डिवीज़न में कोई डाइंग डिक्लेरेशन होगा तो वो फला आदमी करेगा। SDM होने के नाते ज़रूर डाइंग डिक्लेरेशन में नामित किया जाता होगा। जाने कितनों का डाइंग डिक्लेरेशन इसने लिया होगा। दूसरा, दहेज हत्या के मामले में जो पंचायतनामा है वो SDM भरते हैं और वो भी जिस दिन के लिए कोई SDM नामित होता है
उस दिन भर में अगर कोई दहेज हत्या होती है तो उसका पंचायतनामा महिला एसडीएम या कोई भी एसडीएम भरते हैं। तो जब जब उसको नॉमिनेट किया गया होगा उसने जरूर पंचायतनामा भी भरा होगा। और ये सारे चीज़ें परफॉर्म करते समय उसे भांति भांति के लोगों से उसकी मुलाकात भी होती रही होगी, लेकिन फिर भी निशा गच्चा खा गई। यही अफसोस है मुझे कि वो एक फ्रॉड, एक फेक, एक क्रिमिनल की मानसिकता को नहीं पहचान पाई। और उससे भी ज़्यादा अफसोस ये है कि अकेली उसकी जो गाइड, उसकी मेंटर, उसका जो गार्जियन थी, उसकी बड़ी बहन नीलिमा, उसकी सलाह भी मानने से या उसकी बात भी मानने से उसने इनकार कर दिया और खुद जान से चली गई। देखिए, ऐसे संबंधों में जाने से पहले चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जानिए, पहचानिए, समझिए, परखिए और बड़ों की राय लीजिए और लास्ट में डिसाइड करिए खूब इत्मीनान से। जो मैंने कहा कि जानिए, समझिए, पहचानिए, परखिए और बड़ों की राय शुमारी जरूर कर लीजिए और तब जो कुछ डिसाइड करना हो डिसाइड करिए, वरना पछतावा ही होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।